हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 की सीरीज़ फॉर हरियाणा जुडिशरी, जिसका एग्ज़ाम जो है हमारा 13 नवंबर को होने वाला है, जिसमें हमने ऑलरेडी सेक्शन नंबर 13 तक कवर कर लिया है और उसकी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। हमारे चैनल पे मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। प्लस मैं जो है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने अब तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वो वीडियोज़ देखें। एंड चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। तो आज का जो हमारा पहला सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 13A। तो इसमें बताया जा रहा है स्पेशल प्रोसीजर फॉर द डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि स्पेशल प्रोसीजर क्या होगा एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करने के लिए कुछ सर्टेन केसेस में। अब ये जो सेक्शन है 13A वो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट नहीं था, इसको 1986 में जो है अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रोविज़न में क्या बताया जा रहा है। तो प्रोविज़न हमें बता रहा है कि वेयर द एप्लीकेशन इज मेड बाय अ लैंडलॉर्ड हु इज और was a member of the armed force of the Union of India within 1 year prior to or after the date of his retirement or discharge or within 1 year from the date of commencement of the Haryana Urban Control of Rent and Eviction Act Amendment Act of 1986, whichever is later on the ground mentioned in clause 1 of clause A of subsection 3 of section number 13, the same shall be dealt with according with the procedure specified in this section। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है जब एप्लीकेशन किसने मेड किया है, लैंडलॉर्ड ने मेड किया है, जो कि आर्म फोर्स का मेंबर है और वो जो है यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आर्म फोर्स में काम करता है, और जो कि 1 साल से पहले जिस दिन उसका डेट था रिटायरमेंट के, उससे 1 साल पहले और या तो रिटायरमेंट के बाद या उसकी ड्यूटी जिस दिन डिस्चार्ज कर दी गई उसके बाद, और 1 ईयर जिस दिन से जो कमेंस हुआ है हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एविक्शन अमेंडमेंट एक्ट, या नॉर्मल एक्ट नहीं है, ओरिजिनल एक्ट नहीं है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986 के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये 13A ही 1986 में ऐड हुआ है। तो विचेवर इज लेटर, ठीक है, और वो किस ग्राउंड पे, जो सेक्शन सब 13 के सेक्शन नंबर 13 के सब सेक्शन 3 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 1 में दिया है। यानी कि इसमें सिंपल वर्ड में हम जान रहे हैं तो ये बोल रहा है कि जब लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन मेड किया, जो वो ऐसा लैंडलॉर्ड जो कि आर्म फोर्स का मेंबर था, और वो जो है अपनी रिटायरमेंट डेट से 1 साल पहले या रिटायरमेंट के बाद या 1 साल के अंदर जिस दिन ये जो अमेंडमेंट एक्ट था 1986 का वो कमेंस हुआ था, तो इन दोनों में से जो बाद में है, ठीक है, किस ग्राउंड पे, जो सेक्शन नंबर 13 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज ए के सब क्लॉज 1 में दे रखा है, आर्म फोर्स वाला, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आर्म फोर्स के मेंबर कब एविक्ट करा सकता है टेनेंट को, तो उसको माना जाएगा। वो डील कैसे किया जाएगा, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन में जो प्रोसीजर स्पेसिफाई किया है उसी हिसाब से इसका जो है एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होगा। ठीक है, अब प्रोवाइजो में बोला जा रहा है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच लैंडलॉर्ड ही इज विडो, और इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच विडो हिज चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और विडो डॉटर इन लॉ हु वाज डिपेंडेंट अपॉन हिम एट द टाइम ऑफ द डेथ शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन टू द कंट्रोलर। अब इसमें बताया गया है कि अगर उनकी डेथ हो जाती है वैसे आर्म फोर्स के मेंबर की, ठीक है, तो उसकी विडो जो होगी, ठीक है, उसकी विडो उस केस में, और इन केस ऑफ डेथ ऑफ द विडो, अगर विडो की भी डेथ हो जाती है तो उनके चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, विडो, डॉटर इन लॉ जो भी डिपेंडेंट है उस पर्सन पे, ठीक है, जब उसकी डेथ हुई है, तो वो सारे लोग को राइट है कि वो एप्लीकेशन मेड कर सकते हैं सेक्शन नंबर 13A में। किसको एप्लीकेशन मेड करेंगे, कंट्रोलर को। ठीक है, फिर इसमें क्लॉज ए बोल रहा है, सब क्लॉज ए, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच लैंडलॉर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1988 विद इन 1 ईयर फ्रॉम सच कमेंसमेंट। अब बताया जा रहा है जब डेथ हो गई लैंडलॉर्ड की, ठीक है, लैंडलॉर्ड की डेथ हो गई है इस अमेंडमेंट एक्ट के, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के कमेंसमेंट से पहले हो गई है, तो 1 ईयर जिस दिन से वो अमेंड हुआ है ना, जिस दिन से आया है ये अमेंडमेंट एक्ट, उसके 1 ईयर के अंदर अंदर डिल्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा बता रहा है इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच लैंडलॉर्ड
आफ्टर सच कमेंसमेंट बट बिफोर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट और डिस्चार्ज विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ हिज डेथ। सेम चीज़ें जो क्लॉज 1 में बताई गई थी कि उनके डेथ के केस में, अब जैसे कि उनके केस में भी उनके डेथ और रिटायरमेंट उनके केस में भी देखा जाता है कि उनके रिटायरमेंट के 1 ईयर के अंदर अंदर ये डिल्ट हो जाना चाहिए, डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। तो इसमें भी वैसे ही बताया जा रहा है कि अगर उनकी डेथ हो गई वैसे लैंडलॉर्ड की कमेंसमेंट के बाद, लेकिन उनके रिटायरमेंट से पहले, ठीक है, या डिस्चार्ज से पहले, तो 1 साल के अंदर अंदर जिस दिन से उनकी डेथ हुई है उस दिन से डिस्पोज ऑफ कर देना होगा अप्लीकेशन, ठीक है। फिर थर्ड बोल रहा है इन द केस ऑफ डेथ ऑफ सच लैंडलॉर्ड आफ्टर सच कमेंसमेंट एंड द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट और डिस्चार्ज विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिटायरमेंट और डिस्चार्ज। और अगर डेथ हुई है वैसे लैंडलॉर्ड की एक्ट के कमेंसमेंट के बाद, ठीक है, और जो है और उनकी रिटायरमेंट हो गई है और डिस्चार्ज हो गए हैं उसके बाद डेथ हुई है, तो 1 साल के अंदर अंदर जिस दिन से डिस्चार्ज हुआ है, ठीक है। तो बी में बोल रहा है कि कमेंसमेंट से पहले डेथ हुई है तो कमेंसमेंट के 1 साल के अंदर अंदर, और अगर कमेंसमेंट के बाद डेथ हुई है तो रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। फिर बता रहा है एंड ऑन द डेट ऑफ सच एप्लीकेशन द राइट टू रिकवर द पोजेशन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग विच बिलोंग टू सच लैंडलॉर्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ शेल अक्रू टू द अप्लीकेंट। और जिस दिन वो एप्लीकेशन मेड किया गया है ना, उस दिन से जो है उसकी राइट हो जाती है पोजेशन रिकवर करने की। किसकी? अप्लीकेंट जो होगी उसकी राइट हो जाती है पोजेशन लेने के लिए उस रेसिडेंशियल बिल्डिंग की। जिस दिन डेथ हो गई और डेथ के बाद जो है एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन मेड किया उस रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, तो जिस दिन से उसने एप्लीकेशन मेड किया है वो अक्रू हो जाएगा, ठीक है, वो एप्लीकेंट के लिए। यानी कि जिस दिन से एप्लीकेशन मेड की उसी दिन से राइट टू पोजेशन जो है अक्रू हो जाएगा एप्लीकेंट के पास। अब 1A हमें बता रहा है वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय लैंडलॉर्ड हु इज और वाज एन एम्प्लॉय ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और एनी स्टेट ओन्ड और बोर्ड of Corporation of Haryana within 1 year prior to or after the date of his retirement or within 1 year from the date of commencement of Haryana Urban Control of Rent and Eviction Act Amendment Act of 1990, whichever is later, on the ground mentioned in section number 13 subsection 3 clause A subclause 1, the same shall be dealt with in accordance with the procedure specified in this section। यानी कि जहाँ एप्लीकेशन किसने मेड किया है, लैंडलॉर्ड ने मेड किया है, ठीक है, एप्लीकेशन लैंडलॉर्ड ने मेड किया है और वो क्या है, एम्प्लॉई है या एम्प्लॉई था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, ठीक है, या किसी स्टेट ओन्ड बोर्ड का जो कि हरियाणा कॉरपोरेशन के अंदर आता है। तो 1 साल के अंदर अंदर प्रायर, ठीक है, 1 साल के अंदर प्रायर एंड आफ्टर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि उसके रिटायरमेंट के डेट की 1 साल पहले या उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। जिस दिन ये अमेंडमेंट एक्ट कमेंस हुआ है 1990 का, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ 1990 का, ऊपर 1986 का दे रखा था 1 में। अब ये 1A जो है हमारा फिर से फर्दर अमेंडमेंट 1990 में ऐड हुआ है, इसीलिए यहाँ 1990 है। तो 1 साल के अंदर अंदर 1990 का अमेंडमेंट एक्ट के कमेंस होने के अंदर अंदर, ठीक है, जो विच एवर इज लेटर एंड ऑन द ग्राउंड मेंशन, जिस उस ग्राउंड पे जो मेंशन किया है 13 के सबसेक्शन 3 के क्लॉज A के सब क्लॉज 1 में, और उसको डील किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो भी प्रोसीजर है ना उस हिसाब से डील होगा। यानी कि सिंपल वर्ड में समझे तो एप्लीकेशन जो है लैंडलॉर्ड ने दिया, जो एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के या स्टेट बोर्ड के कॉरपोरेशन हरियाणा के अंदर, ठीक है, तो क्या करेगा, 1 साल के अंदर अंदर जिस दिन रिटायरमेंट हुई है उसके 1 साल के अंदर, उसके 1 साल पहले या उसके बाद, ठीक है, या जिस दिन ये अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 कमेंस हुआ है उसके 1 साल बाद, जो भी लेटर है, विच एवर इज लेटर, ठीक है, जो बाद में आएगा, ठीक है, तो और किस ग्राउंड पे, जो सेक्शन नंबर 13 के सब क्लॉज 3 के क्लॉज A के सब क्लॉज 1 में दिया है, तो उस एप्लीकेशन को सेम डील किया जाएगा जैसे इस सेक्शन में प्रोवाइड किया है प्रोसीजर, ठीक है। ये हो गया हमारा 1A। अब 2 में चलते हैं। द कंट्रोलर शैल इशू समन इन रिलेशन टू एवरी एप्लीकेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 इन द फॉर्म अपेंडेड टू दिस एक्ट। यानी कि यहाँ सिंपली यही बताया जा रहा है, जो कंट्रोलर है ना वो समन इशू कर देगा सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी सबसेक्शन 1 में मेंशन किया गया है, और वो वैसे फॉर्म में मेंशन किया जाएगा, वैसे फॉर्म में दिया जाएगा जो कि शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। तो ये हो गया क्लॉज नंबर 2। अब क्लॉज नंबर 3 का सब क्लॉज A में क्या दिया है, द कंट्रोलर शैल इन एडिशन टू और एंड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ समन फॉर सर्विस टू द टेनेंट ऑन द टेनेंट also direct the summon to be served by register post acknowledgement due
addressed to the tenant or his agent empowered to accept the service at the place where tenant or his agent actually or and voluntarily reside or carries on business and personally work for gain, and may, if the circumstances of the case to require, also direct the publication of the summon in a newspaper circulating in the locality in which the tenant is last known to have resided or carried on business or personally work for gain. यानी कि कंट्रोलर जो है ना शैल इन एडिशन, यानी कि कंट्रोलर क्या करेगा इन एडिशन या साइमल्टेनियसली, या तो इसके साथ साथ या उसके एडिशन में या उसके साथ साथ क्या करेगा इशू समन इशू करने के साथ साथ क्या करेगा डायरेक्ट कर देगा उस समन को कि वो सर्व भी कर दे रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। यानी कि ज़रूरी नहीं है रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू करने का, लेकिन कर सकते हैं, इन एडिशन भी कर सकते हैं और साथ साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करेगा और वो एड्रेस करेगा किसको, टेनेंट को या उसके कोई एजेंट को, जो टेनेंट का एजेंट है जो एम्पावर किया गया है ऐसे सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, और जहाँ टेनेंट या उसका एजेंट एक्चुअली या वॉलंटरी रिसाइड करता है या बिजनेस कैरी करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है। ठीक है, अगर उसको सर्कमस्टांसेस रिक्वायर लगती हैं तो वो डायरेक्ट कर देगा पब्लिकेशन भी वैसे सम्मन का न्यूज़पेपर में जो सर्कुलेट होता है उस लोकेलिटी में जहाँ टेनेंट जो है ना लास्ट रिसाइड किया था या अपना बिजनेस कैरी किया था या पर्सनली वर्क फॉर गेन किया था। तो इस सब सेक्शन में जस्ट सिंपली यही बोला जा रहा है कि सम्मन जो सर्व करेंगे इन एडिशन टू नॉर्मल सम्मन रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ भी दे सकते हैं टेनेंट या उसके एजेंट को, और कहाँ देंगे जहाँ वो पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है या वॉलंटरी डिसाइड करता है बिजनेस कैरी करता है तो वहाँ दे देंगे, या चाहे वो पर्सन या उसका एजेंट। फिर ये 3 का जो सब सेक्शन बी है वो बता रहा है व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट परपर्टिंग टू बी साइंड बाय द टेनेंट और हिज एजेंट इज रिसीव्ड बाय द कंट्रोलर और द रजिस्टर्ड आर्टिकल कंटेनिंग द समन इज रिसीव्ड बैक विथ एन इंडोर्समेंट purporting to have been made by a postal employee to the effect that tenant or his agent had refused to take delivery of the registered article, the controller may declare that there has been a valid service of summon। यानी कि इसमें बताया गया है जहाँ एक्नॉलेजमेंट जो होता है ना वो साइन किसने किया है, टेनेंट ने किया है या उसके एजेंट ने किया है, और वो रिसीव कर लिया है कंट्रोलर। ठीक है, और जहाँ एक्नॉलेजमेंट जो कि साइन करनी थी टेनेंट या उसके एजेंट के थ्रू वो रिसीव्ड कर लिया गया कंट्रोलर के द्वारा, या तो रजिस्टर्ड जो आर्टिकल था जिसमें सम्मन था वो रिसीव बैक कर लिया गया यानी कि वापस आ गया है। ठीक है, एक इंडोर्समेंट के साथ कि वो जो है वो पोस्टल एम्प्लॉय किया इस इफेक्ट में कि टेनेंट और जो एजेंट है ना उसने रिफ्यूज़ कर दिया है वो डिलीवरी लेने से। ठीक है, उसका डिलीवरी लेने से या उस रजिस्टर्ड आर्टिकल का, तो कंट्रोलर क्या करेगा डिक्लेयर कर देगा कि वैलिड सर्विस हो गई है समन की। यानी कि अगर टेनेंट या उसका एजेंट रिफ्यूज़ कर देता है ना समन को लेने से तो फिर वो मान लिया जाएगा कि वो समन ड्यूली सर्व्ड हो गया है। ठीक है, अब सब क्लॉज 4 इसमें बोल रहा है कि द टेनेंट ऑन हुम द समन इज ड्यूली सर्व्ड वेदर इन द ऑर्डिनरी वे और रजिस्टर पोस्ट शैल नॉट कॉन्टेस्ट द प्रेयर फॉर एविक्शन फ्रॉम द रेसिडेंशियल बिल्डिंग unless he files an affidavit stating the ground on which he seeks to contest the application for eviction and obtain leave from the controller as hereinafter provided, and in default of his appearance in pursuance of the summon or his obtaining such leave, the statement made by the landlord in the application for eviction shall be deemed to be admitted by the tenant and the applicant shall be entitled to an order for eviction on the ground aforesaid। यानी कि सब सेक्शन जो 4 है ये हमें बता रहा है कि टेनेंट जो है जिसको सम्मन दिया गया है, सम्मन सर्व किया गया है, ठीक है, चाहे ऑर्डिनरी वे में किया गया या रजिस्टर पोस्ट से किया गया है, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं कर सकता है एविक्शन का प्रेयर उस रेसिडेंशियल बिल्डिंग से अनलेस जब तक ही फाइल्स एन एफिडेविट, जब तक वो एफिडेविट फाइल नहीं करेगा, ग्राउंड स्टेट नहीं करेगा उस एफिडेविट में कि वो अप्लीकेशन कंटेस्ट करना चाहता है एविक्शन के लिए। ठीक है, और वो कंट्रोलर का लीव उसको लेना पड़ेगा जैसे प्रोवाइड किया गया इसके नीचे। यानी कि जो भी टेनेंट को या उसके एजेंट को समन सर्व किया गया है रजिस्टर्ड पोस्ट या ऑर्डिनरी वे में तो वो कंटेस्ट नहीं कर सकता एविक्शन का प्रेयर किसी रजिस्टर्ड बिल्डिंग से जब तक वो एफिडेविट में ये स्टेट नहीं करेगा ग्राउंड, ठीक है, जिसके लिए वो कंटेस्ट करना चाहता है एविक्शन का एप्लीकेशन, और उसको लीव भी लेना होगा यानी कि परमिशन भी लेनी होगी कंट्रोलर की उस वे में जो कि मेंशन किया गया नीचे। ठीक है, और इन डिफॉल्ट ऑफ हिज
appearance and pursuance of the summon and his obtaining such leave. The statement made by the landlord in the application for eviction shall be deemed to be admitted by the tenant and the applicant shall be entitled to an order for eviction on the ground aforesaid. अब जो है टेनेंट ने ना परमिशन नहीं ली कंट्रोलर की, उसको परमिशन लेना था, उसने परमिशन नहीं ली, लीव नहीं लिया, वो जो है उस समन के परसुएंस में या अपीयर नहीं हो रहा है उस समन्स के परसुएंस में, उसने डिफ़ॉल्ट किया, तो ये मान लिया जाएगा, ये डीम्ड कर लिया जाएगी कि उसने एडमिट कर लिया है वो सारे क्लेम जो भी लैंडलॉर्ड ने मेड किए हैं, और एप्लीकेशन जो है फिर वैसे जो है एप्लीकेंट का क्लेम उसने मान लिया है, माना जाएगा, और उस हिसाब से ऑर्डर एविक्शन का मेड कर दिया जाएगा उसी ऐसे ग्राउंड पे, ठीक है। तो उसको जो है टेनेंट या उसके एजेंट को जो है समन को फॉलो करना ज़रूरी है। समन जो सर्व्ड हुआ है उसके हिसाब से उसको अपीयर होना होगा, कंट्रोलर की परमिशन लेनी होगी, एफिडेविट में ग्राउंड देना पड़ेगा कि क्यों नहीं एविक्शन कराया जाए उनका। अप्लीकेशन जो है जो भी कॉन्टेक्स्ट करेंगे वो उसमें एफिडेविट में देना होगा, अदरवाइज उनको मान लिया जाएगा कि वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया है जो भी लैंडलॉर्ड ने बोला है। लैंडलॉर्ड ने जो भी क्लेम किया उसने एक्सेप्ट कर लिया, एप्लीकेंट का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है और एविक्शन का ऑर्डर मेड कर दिया जाएगा उसी ग्राउंड पे। अब सबसेक्शन 5 बोल रहा है द कंट्रोलर शैल गिव द टेनेंट लीव टू कॉन्टेक्ट द एप्लीकेशन इफ द एफिडेविट इज फाइल्ड बाय द टेनेंट डिस्क्लोजेस सच फैक्ट एज वुड डिसएंटाइटल द लैंडलॉर्ड फ्रॉम ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द residential building on the ground specified in section number 3 section number 13 subsection 3 clause A सब clause 1। यानी कि कंट्रोलर जो है ना वो टेनेंट को क्या टेनेंट परमिशन दे देगा कि वो कॉन्टेक्स्ट कर सकता है एप्लीकेशन, ठीक है, अगर जो है जो एफिडेविट जो उसने फाइल की है ना टेनेंट ने वो डिस्क्लोज कर रहा है सारे फैक्ट जो उसको डिसएंटाइटल कर रहा है लैंडलॉर्ड को ऑर्डर ऑब्टेन करने से। किस चीज़ का ऑर्डर? रिकवरी ऑफ पोजीशन का, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का ग्राउंड पे, जो कि सेक्शन नंबर 13 के सब क्लॉज 3 के क्लॉज ए के सब क्लॉज 1 में दे रखा है उस ग्राउंड पे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, मैंने बहुत टाइम आपको बताया कि इसमें क्या मेंशन किया है, अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए सेक्शन नंबर 3 के सब सेक्शन 3 के क्लॉज ए के सब क्लॉज 1 में क्या दिया है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्लॉज है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या मेंशन किया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सब सेक्शन पे चलते हैं। वेयर लीव इज ग्रांटेड टू द टेनेंट टू कंटेस्ट द एप्लीकेशन द कंट्रोलर शैल कमेंस द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन एज अर्ली एज प्रैक्टिकेबल। जहाँ परमिशन जो है ग्रांट कर दी जाती है टेनेंट को कि तुम कंटेस्ट कर सकते हो अपना एप्लीकेशन, तो कंट्रोलर क्या करेगा? कमेंस कर देगा हियरिंग जो है स्टार्ट कर देगा, कमेंस कर देगा एप्लीकेशन का, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी प्रैक्टिकेबल है वो स्टार्ट कर देगा कंट्रोलर, ठीक है। फिर 7 में बताया जा रहा है द कंट्रोलर शेल वाइल होल्डिंग एन इंक्वायरी इन अ प्रोसीडिंग्स टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज फॉलो द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज इंक्लूडिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। यानी कि कंट्रोलर जो है ना जब होल्ड करेगा इंक्वायरी, ठीक है, किसी प्रोसीडिंग्स में जिसमें ये सेक्शन अप्लाई हो रहा है, वो क्या करेगा? वो कैसा प्रैक्टिस या प्रोसीजर फॉलो करेगा? जैसे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज फॉलो करता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के लिए, ठीक है, तो वैसा ही प्रोसीजर फॉलो होगा। फिर सबसेक्शन 8 में बोल रहा है नो अपील एंड सेकेंड ऑर्डर शैल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ एनी रेसिडेंशियल बिल्डिंग मेड बाय द कंट्रोलर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। यानी कि बोला जा रहा है कोई अपील या सेकेंड अपील जो है ना वो उससे लाई नहीं करेगी अगेंस्ट दैट ऑर्डर फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो कंट्रोलर ने मेड किया है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन सेक्शन। यानी कि इस सेक्शन में जो भी प्रोसीजर मेंशन किया है उससे कोई भी अपील या सेकेंड अपील लाई नहीं कर सकती है। किस चीज़ के लिए? रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। इसमें प्रोवाइजो जो एडेड है उसमें यह बता रहा है प्रोवाइडेड दैट हाई कोर्ट में फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ दैट एन ऑर्डर मेड बाय द कंट्रोलर अंडर दिस सेक्शन इन अकॉर्डेंस टू लॉ कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड पास सच ऑर्डर इन रिस्पेक्ट देयर टू एज इट थिंक्स फिट। यानी कि बोल रहा है कि हाई कोर्ट जो है ना इस
अपने आप को सेटिस्फाई करने के पर्पज और ये चेक करने के लिए जो कि ऑर्डर कंट्रोलर ने मेड किया है इस सेक्शन के अंदर वो लॉ के अकॉर्डेंस किया है कि नहीं, वो रिकॉर्ड कॉल कर सकता है उस केस का जो भी ऑर्डर पास किया गया है इस रिस्पेक्ट में, जो भी उसको सही लगता है। यानी कि हाई कोर्ट जो है रिकॉर्ड भी मंगा सकता है कंट्रोलर से। ठीक है, ये सब सेक्शन 8 में दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका एक एक सब सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है वेयर नो एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड द हाई कोर्ट फॉर रिवीजन the controller may exercise the power of review in accordance with the provision of order 47 of the first schedule of the code of civil procedure 1908। यानी कि इसमें बताया जा रहा है जहाँ कोई एप्लीकेशन नहीं मेड की गई है हाई कोर्ट के पास, ठीक है, किस लिए, रिवीजन के लिए कोई एप्लीकेशन मेड नहीं की गई है, तो कंट्रोलर एक्सरसाइज कर लेगा अपना पावर ऑफ रिव्यू। ठीक है, अगर रिवीजन नहीं मेड किया गया तो अपना रिव्यू पावर एक्सरसाइज कर सकता है कंट्रोलर वैसे प्रोविजंस के हिसाब से जो कि ऑर्डर नंबर 47 में दिया गया है सीपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, उस हिसाब से वो अपना पावर एक्सरसाइज कर ले। फिर सब क्लॉज 10 हमें बता रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन द प्रोसीजर फॉर द डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर एविक्शन shall be same as the procedure for disposal of application by the controller। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइड, अगर कुछ और प्रोवाइड किया गया है तो उसको सेव करते हुए जो प्रोसीजर होगा ना एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करने के लिए एविक्शन के लिए, वो क्या होगा, वो सेम होगा वैसा प्रोसीजर का जो डिस्पोजल के लिए एप्लीकेशन डिस्पोजल के लिए मेड किया गया है कंट्रोलर के द्वारा। यानी कि प्रोसीजर जो है ना डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन का एविक्शन के लिए वो सेम होगा प्रोसीजर ऑफ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन का, जो एप्लीकेशन का डिस्पोजल ऑफ प्रोसेस है वही सेम एप्लीकेशन एविक्शन के एप्लीकेशन का डिस्पोजल ऑफ के लिए भी प्रोसीजर होगा। अब इस सेक्शन का जो लास्ट सब सेक्शन है ये हमें सेक्शन सब सेक्शन नंबर 11 द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन और एनी रूल मेड देयर अंडर शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेंट एल्सवेयर इन द एक्ट और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। जो भी प्रोविज़न है ना सेक्शन के और रूल के, ठीक है, जो कि मेड किया गया है देयर अंडर, ठीक है, उसका इफेक्ट जो है होगा, यानी कि वो इफेक्ट में आएगा चाहे नॉटविथस्टैंडिंग कुछ भी दे रखा हो इनकंसिस्टेंट प्रोविजंस को इस एक्ट में या अदर एक्ट में जो कि इन्फोर्स है, तो भी जो है इस सेक्शन के प्रोविजंस जो हैं इफेक्ट में आएंगे। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन नंबर 13 और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो इसको बार बार रिवाइज करिएगा। अब हम आज के लास्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि है सेक्शन नंबर 14 द कंट्रोलर शैल summarily reject any application under subsection 2 or subsection 3 of section number 13 which raises substantially the issue as have been finally decided in any formal proceeding under this act। यानी कि जो सेक्शन नंबर 14 है ये समरली प्रोसीडिंग्स के बारे में बता रहा है, तो कंट्रोलर जो है ना वो क्या कर सकता है, वो समरली रिजेक्ट कर सकता है कोई भी एप्लीकेशन को जो 13 के सब सेक्शन 2 और 3 में दे रखा है जो कि रेज करता है सब्सटेंशली कोई इशू जो कि फाइनली डिसाइड हो गया है किसी फॉर्मल प्रोसीडिंग्स में इस एक्ट के अंदर। ठीक है, तो कंट्रोलर के पास ये भी राइट है कि वो समरली रिजेक्ट कर देगा किसी भी एप्लीकेशन को 13 क्लॉज 2 या 13 क्लॉज 3 में जो मेड किया गया है और जो रेज कर रहा है कोई इशू सब्सटेंशली और जो फाइनली डिसाइड हो गया है फॉर्मल प्रोसीडिंग्स में। यानी कि रेस जुडिकाटा का भी अप्लीकेबिलिटी यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। यानी कि ऑलरेडी अगर फॉर्मल प्रोसीडिंग्स में कुछ डिसाइड हो गया है तो कंट्रोलर डायरेक्ट उसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि वो फिर से एंटरटेन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ रेस जुडिकाटा की प्रोविजन जो है अप्लाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन नंबर 14 जिसका हेडिंग था डिसीजन विच हैव बिकम फाइनल नॉट टू बी रीओपनड। एक बार डिसीजन जो है फाइनल हो गया उसको फिर से रीओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का लास्ट सेक्शन। कल से हम डिस्कस करने वाला है सेक्शन 15 पे और मैं कल कोशिश करूंगी कि कल ये सेक्शन ये जो है एक्ट कंप्लीट कर दूं क्योंकि अब जो प्रोविजंस है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। जो मेन बड़े बड़े प्रोविजन थे वो थे सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 13A। ठीक है, तो दोनों हमने कंप्लीट कर दिया है 2 लेक्चर में, अब बिल्कुल छोटे छोटे हैं तो मैं कल जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्ट ख़त्म कर दूंगी और फिर अपने नेक्स्ट एक्ट की तरफ चलेंगे ताकि जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो और मल्टीपल रिवाइज कर सके बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, और मैंने हरियाणा और मैं राजस्थान जुडिशरी के भी माइनर एक्ट की सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ जस्ट इसके बाद, क्योंकि हम अलग अलग
तैयारी नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है, जस्ट 15 डे का गैप है दोनों एग्जामिनेशन में, तो हम साथ में लेकर चलेंगे। और अगर आपने अब तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी जल्दी करें, ज्वाइन करें। इट्स जस्ट अवेलेबल एट मिनिमल कॉस्ट। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी जाएगी, तो जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड stay updated. So this is all by my side. This is Twinkle Jha signing off today's session. Thank you.